जय हिंद। तो आज की वीडियो से हम केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है क्योंकि ये लमसम हर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आई जाती है। देखिए हिंदी इंग्लिश एक अलग एक भाषा है तो उसको हम किनारे करते हैं, बाकी लमसम हर सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी में केमिस्ट्री आती है, तो लमसम पूरे साइंस में केमिस्ट्री आती है। इसके जो फादर थे वो थे एंटोनी एन लेविजन। देखिए कोई भी चीज जिसमें भार है और वो जगह कवर करती है वो सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस सब्सटेंस को हम द्रव्य या पदार्थ भी कहते हैं। सब्सटेंस की दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है भौतिक गुण। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भौतिक गुण, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर। और जो सेकेंड कैटेगरी है वो है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल फीचर, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा कवर हो जाएगी इसलिए इसे मेरेज कर देते हैं केमिकल फीचर। भौतिक गुण को फिजिकल फीचर और रासायनिक गुण को केमिकल फीचर। देखिए भौतिक गुण के अंदर मैटर आता है। मैटर के अंदर भाग होता है और वो एक जगह कवर करता है। देखिए सब्सटेंस की भी लक्षण ऐसी थी, लेकिन उसकी दो कैटेगरी थी। रासायनिक केमिकल भी, केमिकल जब समझेंगे वो भी भाग ले रहा था, ये भी भाग ले रहा था, तो इसकी दो कैटेगरी। अब इसमें मैटर ये कैटेगरी हमने उठा ली जो भाग कवर कर रही थी, लेकिन उसकी वो किस फॉर्म की है। जैसे भौतिक गुण में हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि टोटल 3 फॉर्म्स होती हैं। ठोस, सॉलिड, द्रव्य, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब एकदम ठोस जैसे बर्फ होती है, पानी हो गया तो द्रव्य, और एकदम पूरा एकदम ही पूरा उसके एकदम भाप बन के उड़ गया तो वो हो गई गैस। अब आखिर क्यों ये ठोस रहता है, क्यों ये द्रव रहता है, क्यों गैस रहती है? देखिए बायोलॉजी समझ गए तो समझ लीजिए सब समझ गए, और बायोलॉजी नहीं समझे तो कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि बायोलॉजी इतनी भी टफ नहीं है। देखिए ठोस इसलिए है क्योंकि उसको जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वो एकदम कंजेक्टेड है, एकदम कस के पकड़े हुए हैं, और वही जो द्रव्य है उसके हल्का हल्का दूर है, हल्का हल्का, और गैस एकदम दूर है। इसीलिए गैस वाला उड़ा करता है, हल्का होता है, और ठोस वाला एकदम जकड़े रहता है तो भारी हो जाता है। अब मान के चलिए जैसे कि इसका भार 10 ग्राम है, ये एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों को हम ऐसे एकदम चिपका रखी जैसे, तो इसका भार भारी हो गया। बस वही चीज यहां पर भी है, जहां मॉलिक्यूल चिपटे हुए तो भारी है, ठोस है। यहाँ मॉलिक्यूल्स चिपटे नहीं थे, यहाँ दूर थे, तो इसका भार हल्का, इसका भार, यानी कि पूरा भार हल्का आराम से उड़ रहा है। और भी दो फॉर्म्स होती हैं, वो इतनी जरूरी नहीं है लेकिन बता देते हैं उसे। प्लाज्मा कुछ क्लास की जरूरी होती है, जैसे 11th 12th होगी, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ इसमें की जो 5th फॉर्म है वही सिर्फ जरूरी होती है। प्लाज्मा प्लाज्मा ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। यानी कि जैसे कि खिखार होता है, बलगम, ना वो सॉलिड होता है, वो सिर्फ एक फॉर्म है, बाकी वो एग्जैक्ट प्लाज्मा नहीं है, सिर्फ एक तरीके की फॉर्म है प्लाज्मा की। ना बलगम होता है, यानी कि ना वो ठोस है, ना द्रव्य है, द्रव एकदम पानी जैसा, ना द्रव तो होता नहीं, ना द्रव्य है। देखिए अगर वो द्रव्य होता तो पानी डालते बह जाता, लेकिन वो ऐसे अगर पानी डालेंगे खाली का, जब एकदम ठंड उमस के पानी डालो तब जाके निकलता है। और गैस है
गैस तो है नहीं। प्लाज्मा कैसे बनता है? अब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब मॉलिक्यूल्स को हम धड़ के छितरा दे, पूरा एकदम फोड़ डाले मॉलिक्यूल्स को, एकदम पूरा छितरा डाले इस पे। छितराने को हम आयनाइजेशन बोलते हैं। और जब जितने मॉलिक्यूल्स में उसको टूटता है उसे आयनाइड कहते हैं, आयनाइड। बाकी एक छितरा दिया इसे, हो गया आयनाइजेशन। ठीक, आयनाइजेशन से बनता है प्लाज्मा। मान के चलिए किसी आदमी को 75 मतलब 1-2000 फीट प्लेन से गिराइए, ये नीचे वाले तक का कच्चे में छितरा जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनाइड पूरा हो जाएगा सिस्टम, प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक, अब फिफ्थ फॉर्म क्या थी? देखिए हमारा जो भारत है उस समय एक समय ना मतलब गुलाम था। तो यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने एक नई फॉर्म ढूंढी। तो उन्होंने फॉर्म को कहा भाई छाप दो उसको अखबार में। कहा नहीं छापेंगे, तुम कौन हो, तुम भला गुलाम वंश गुलाम देश में रहते तुम क्या कर पाओगे? तब इन्होंने लिखित पत्र भेजा आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन ने जब देखा तो बहुत चक्का रह गया कि गुलाम देश में भी ऐसे विद्वान हो सकते हैं। उन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस ने एक नई फॉर्म ढूंढ के निकाली थी। उसके बाद आइंस्टाइन ने कहा इसे छाप इसको अखबार में, तब छाप आ गया। सोचिए पिछले समय कितनी इंसानियत थी, मैंने चाहते तो आइंस्टाइन कह देते कि हमने ढूंढा है। आज के समय में तो कोई कहेगा भी नहीं दिया, सबने नहीं कहेगा। तो पांचवी क्या थी? देखिए जो पांचवी फॉर्म कही गई, इसीलिए बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड, क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड। कंडेंस का मतलब होता है कि कॉन्टेक्शन, जकड़ लेना, एकदम जकड़ लेना। क्यों किया करा गया भी बता रहे हैं। ठीक है, बोस ने ढूंढा, आइंस्टाइन ने छपवाया, कंडेंस। बोस आइंस्टाइन कंडेंस। कंडेंस का क्या मतलब है? देखिए गैस को जब हम ठंडा करते हैं, देखिए सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया, गैस ली, गैस को ठंडा किया। वो 3 प्रकार गैस ली, गैस को ठंडा किया, वो द्रव्य बना, और ठंडा किया, थर्ड भाई, और एकदम झड़के मच दिया, जितना टेम्परेचर उसमें दे सकते थे पूरा टेम्परेचर डाल दिया, और उसका टेम्परेचर हो गया था -273 डिग्री सेल्सियस। अब सोच लीजिए -273 डिग्री सेल्सियस कितना ठंडा हो गया होगा। तो एक नई फॉर्म बनी जिसे बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंस। वो मतलब इतनी ठंडी होगी कि अगर उसे ग्लास में रखी उसे तो मतलब ग्लास टच ही नहीं होगा उससे। जो ये फॉर्म बनी उससे मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे डाल और टच ही नहीं करेगा, वो घुसलेगा, बाहर झाँक करेगा, किसने वो डाल दिया, किसने डाल दिया है, तो बाहर झाँक के देखेगा। तो 5 फॉर्म आपको समझ में आ गए। ये 5 फॉर्म थी। अब इसके बाद देखते हैं रासायनिक गुण। आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। रासायनिक गुण क्या है, इससे पूरा इरेज कर दे। रासायनिक गुण थोड़ा सा बड़ा है। रासायनिक गुण केमिकल फीचर, केमिकल फीचर। ये केमिकल का मतलब होता है द्रव, स्पष्ट हो रहा है। लेकिन अभी पूरा द्रव ये मत समझिए खाली उसमें द्रव्य होगा, ये इसका मतलब नहीं है। इसकी भी 3 कैटेगरी है। कौन कौन से? पहली है तत्व यानी कि एलिमेंट, सेकंड है यौगिक, कौन सी है? यौगिक यानी कि कंपाउंड इंग्लिश में कहते हैं, और तीसरी है मिश्रण यानी कि मिक्स्ड। देखिए तत्व का मतलब होता है, ठीक है, कुल 5 तत्व होते हैं। ठीक, तत्व एकदम शुद्ध होते हैं। तो इससे याद कर सकते तत्व एकदम शुद्ध चीज, जैसे ऑक्सीजन है वो एक तत्व में आ जाएगा। एलिमेंट है, सोना है, एकदम शुद्ध है ना,
तो वो तत्व है। अगर सोना तत्व नहीं है, यानी कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप लुट गए, मान लीजिए सोना की दुकान से लाए वो सोना, अब आपने चेक करा उसमें तो 80% कुछ और मिला हुआ है, तब वो तत्व तो नहीं होगा। यानी कि कोई चीज अगर शुद्ध है तो वो हो जाएगी तत्व। जैसे लोहा तत्व है, प्लास्टिक तत्व, अगर उसमें कोई किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है। अब तत्व की भी 3 कैटेगरी होती है, जैसे कौन कौन सी? पहला होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब देखिए तत्व के अंदर क्या क्या एग्जांपल बताए थे? एग्जांपल O2 है, ठीक है, लोहा है, ठीक है, और आगे से बहुत से तत्व हैं। तो 2 ही तत्व ले लेते, बाकी बहुत से तत्व हैं, जैसे वाटर ले लें एक तरीके से। अब देखिए इनको हम ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, ये लोहा है ठोस है, ऑक्सीजन ठोस नहीं तो गैस फॉर्म है, तो इसे अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो उसके हिसाब से 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी क्या है? मेटल। मेटल से स्पष्ट हो रहा है कि कोई ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, खूब बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, जैसे कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो इसके मेटल का एग्जांपल क्या? कॉपर। बाकी बहुत से पास हो जाते हैं लेकिन कॉपर ज्यादा अच्छा है, तो इसे हम कहते हैं चालक, यानी कि कंडक्टर। नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी, देखिए मेटल में क्या था? जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने देते। नॉन मेटल में क्या है? जो ना इलेक्ट्रिसिटी ना हीट को पास होने दे। अब बताइए प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? नहीं हो सकती। हीट पास हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या ऑक्सीजन से हीट पास हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तो CO2 से हो सकती है क्योंकि हमें गर्मी लगती है, तो वो सी है, कार्बन है, इसलिए लगती है। बाकी O2 नहीं कैरी कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के कैरी कर सकता है? नहीं कर सकता। वरना अगर O2 कैरी करने लगे, मान के चलिए अभी यहाँ पे दब जाए ट्रांसफार्मर, करंट हमारे पास आने पूरा करंट उठा जाएगा पूरा लंग्स, तो ऑक्सीजन किसमें आ जाएगी? नॉर्मल। बाकी बहुत से इसमें एग्जांपल है, एक एग्जांपल समझा रहे हैं। मेटलॉइड में जो देखिए मेटलॉइड, ये मेटल का ही एक तरीके से पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि तो ये कहता है फुचुर फुचुर करके इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है। मतलब तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक एक करके जाओ, हेलो जाओ, चलो पहुंच गए, और जाओ पहुंच गए, चलो तो ठीक छोटे मतलब कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फेंकता है। एग्जांपल इसका ले लेते हैं, एंटीमनी, सिलिका, कार्बन, ये सब एग्जांपल हो गए मेटालॉइड के। ठीक, अब देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? पहले सीरियस कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या था? कोई चीज शुद्ध है, जैसे कि हाइड्रोजन शुद्ध है, ऑक्सीजन शुद्ध है। अब इन दोनों को मिला दें, H2O बन जाएगा। किससे बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो दो चीजों का जब मिश्रण होता है और उसका फॉर्मूला हो, उसे कहते हैं यौगिक। देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मूला बन रहा है H2O, तो ये यौगिक में चला जाएगा। ठीक, मान लीजिए लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला बन रहा है तो NaCl, तो इससे क्या हो गया? ये एक यौगिक है। अब अगर फॉर्मूला ना बन रहा होता तो किसमें चला जाता? मिश्रण में। फॉर्मूला बन रहा है तो यौगिक में, नहीं बन रहा है मिश्रण, फॉर्मूला बन रहा है यौगिक, नहीं बन रहा मिश्रण। ठीक, तो यौगिक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, अब मान चलते हैं शरबत में हम शक्कर चीनी घोल दे तो धर के मालूम पड़ेगा कि मतलब उसका फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा, तो किसमें चला जाएगा? मिश्रण में।
नींबू को शक्कर डाल दे, घोल दे, फॉर्मूला बन रहा नहीं बन रहा। इसके भी इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे इसके भी दो पार्ट होते हैं मिश्रण के, पहले से इसके लेते हैं। पहला कौन सा होता है, सीमांक होमोजीनियस, और पुमांग और विषमांक। विषमांक वहां होमोजीनियस है, यहां हेट्रोजीनियस। विषमांक सीमांक, देखिए हेट्रोजीनियस क्या होता है। अब मान लीजिए हम शक्कर को नमक में डाल दें। अब बहुत से एग्जांपल ले ले, मान लीजिए हम दाल को, अरहर की दाल को चने की दाल में डाल दें। किसका एग्जांपल, मिश्रण। अब लेकिन हमें तो मालूम पड़ रहा है कि ये अरहर है, ये दाना अरहर का है, ये दाना मूंग का है, तो उसके हिसाब से भी हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से दो पार्ट डिवीजन किया गया है। अगर हमें मालूम पड़ रहा है कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है, चलिए हमने यहाँ डाला अरहर मूंग, फिर अरहर मूंग, अरहर मूंग, अरहर मूंग, तो हमें मालूम पड़ रहा है ये है अरहर, ये है मूंग, ये है अरहर, ये भी मूंग है, ये भी मूंग है, ये भी मूंग है, सबको मालूम पड़ रहा है। और अभी से धर के मच दे, पूरा धर के एकदम पीस पिसाली धर के पीस दे पूरा एकदम। अब मालूम पड़ रहा है, नहीं मालूम पड़ रहा है, अब हाथ बन जाएगा। तो अगर मालूम पड़ रहा है, पार्टिकल मालूम पड़ रहे हैं, तो वो जाएगा हेट्रोजीनियस में। नहीं मालूम पड़ रहा है, जाएगा होमोजीनियस में। हम शक्कर चीनी को मिलाते हैं, अगर से डाल दे ऐसे दोनों को शक्कर एक डिब्बे में डाल दे, मालूम पड़ जाएगा छोटा पार्टिकल नमक का, बड़ा पार्टिकल शक्कर का, जाएगा हेट्रोजीनियस में। नहीं मालूम पड़ रहा, पानी डाल के हमने मिला दिया, जाएगा होमोजीनियस में। अब अच्छा आपने एक चीज गौर करी होगी, हेट्रोजीनियस में ही पानी मिलाकर बनाया जा रहा है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में पानी मिलाकर बनाया जा रहा है होमोजीनियस। तो क्या इसे हम विलयन कह सकते हैं? विलयन बिल्कुल कह सकते हैं, होमोजीनियस को विलयन भी कहते हैं। तो मिश्रण वाला भी टॉपिक खत्म। अब देखते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये बहुत छोटा टॉपिक है। अच्छा जी बताइए, NaCl क्या ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है? कार्बनिक है, यहां तो बल्कि सी है, लेकिन कार्बनिक नहीं है। क्यों? जब बड़ा सी हो, जैसे कि CO2, इसके साथ बड़ा O है, लेकिन ये छोटा सी है, इसके साथ बड़ा L है। छोटा बड़ा नहीं चलेगा, बड़ा बड़ा चल जाएगा। यहां पे कार्बन है, ठीक। अब बताइए, ये बताइए कि जैसे इसमें C था, तो Cl HCl लग जाते हैं, HCl छोड़िए, HCl लेंगे, इसी में देख लेंगे NaCl। इसमें कार्बन क्योंकि छोटा बड़ा नहीं चलेगा और बड़ा बड़ा चल जाएगा, तो इसे पहचानने की आसानी होगी। ये है अकार्बनिक, ये है कार्बनिक। NaCl है अकार्बनिक, CO2 है कार्बनिक। अब देखिए, कार्बनिक को कहते हैं हम इनऑर्गेनिक और अकार्बनिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक। बस खत्म, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खत्म। तो आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा मैटर। अब कल के टॉपिक में हम एटम के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।